तो देखो लास्ट क्लास में जो हमने बेसिकली डिस्कशन किया था उसके आगे का डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम को हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो देखो हम लास्ट क्लास में जो हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बात करी थी किसके बारे में बात की थी हमने हमने क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात की थी। और अगर क्रिप्टोग्राफी की अगर हम बात करें तो क्रिप्टोग्राफी इसका मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से हम हमारे पास में ओरिजिनल मैसेज होता है, जो डेटा होता है, उसको हम क्या करते हैं अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और पब्लिक नेटवर्क में ट्रांसमिट करवाते हैं। ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम को जो हम स्टडी कर रहे थे उसके अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट हमने एल्गोरिथम देखी थी क्रिप्टोग्राफी की, वो क्रिप्टोग्राफी जो एल्गोरिथम फर्स्ट थी वो कौन सी थी? वो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी थी। कौन सी थी? सिमेट्रिक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे हैं, है ना। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कह दो या फिर इसको सिमेट्रिक की साइफर के नाम से जानते हैं ना। सिमेट्रिक की साइफर के नाम से भी इसको जानते हैं, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कह दो या फिर अगर आपको कहीं पे सिमेट्रिक की साइफर के नाम से लिखा मिल जाए तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इसको क्या कह सकते हैं आप? सिमेट्रिक की साइफर। ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जब हम सिमेट्रिक की साइफर की जब हम बातें करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक ही की को काम में लेते हैं, किसके लिए? एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, हम एक ही की काम में लेते हैं एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेम की फॉर एनक्रिप्शंस एंड डिक्रिप्शंस। ठीक। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए क्या होती है? सेम की होती है। ठीक। जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम सीक्रेट की या फिर हम प्राइवेट की भी कहते हैं, इसको हम बेसिकली हम क्या कहते हैं? हम इसको सीक्रेट की सीक्रेट सीक्रेट की साइफर भी कहते हैं। ठीक। और यहाँ पे सीक्रेट की साइफर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो की होती है वो बेसिकली सेंडर और रिसीवर्स के बीच में जब डेटा एक्सचेंज होते हैं तो उनके बीच में की क्या होती है? कॉन्फिडेंशियल की होती है, जिसको हम क्या करते हैं? हम डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक। अब इसके ऊपर एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, है ना। एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बिल्कुल बेसिक सा। और रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका कि हमारे पास में मान चलो कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास में टोटल यहाँ पे कितने कितने परसेंट है? टोटल यहाँ पे हमारे पास मान चलो कितने परसेंट है? ये टोटल हमारे पास में 5% है। ठीक। ये टोटल 5% है। और इन 5% क्या करना है? एक दूसरे से बातचीत करनी है, एक दूसरे से बातचीत करनी है। और 5% जो बातचीत है ना वो सबकी बातचीत कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। ठीक। तो 5% जब एक दूसरे से बातचीत करना चाहेंगे और सबकी बातें कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ बात, है ना, टोटल नंबर ऑफ बातें कितनी होंगी, है ना। या फिर मान के चलो कि हम इस क्वेश्चन कैसे लेते हैं कि 5% है। ठीक। और ये 5% कुछ अपना कुछ सीक्रेट शेयर करते हैं, किससे? एक दूसरे से। ठीक है, ये 5% एक दूसरे से अपना कुछ सीक्रेट शेयर करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीक्रेट जो शेयर किए जाएंगे वो कितने होंगे? कितने होंगे भाई? ये 5% है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे से की शेयर करेंगे। और जो एक दूसरे से की शेयर करेंगे, सीक्रेट जो है वो की मान लो, है ना। एक दूसरे से की शेयर करेंगे। जैसे सपोज छोटा सा एक आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मान चलो कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये फोर्थ पर्सन है, ये फिफ्थ पर्सन है। अब देखो यहाँ पे ये है ना, ये और ये सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या करेगा? एक दूसरे से क्या करेगा? एक की शेयर करेगा। और ये की है ना, ये की सिर्फ इसको और इसको ही पता होना चाहिए, इसके अलावा ये इस नेटवर्क में किसी को नहीं पता होना चाहिए। ठीक। तो अगर मान चलो 5% अगर ये कार्रवाई करते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ की कितनी होगी? कितनी कितनी होंगी? जैसे ये सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे सिंपल रीजनिंग क्वेश्चन ये, एक रूम है जिसमें क्या है? 5 लोग मौजूद है जिन क्या करना है? एक दूसरे से हैंडशेक करने हैं, एक दूसरे से क्या मिलाना है? हाथ मिलाना है। ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी बार हैंडशेक किया जाएगा? टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितनी बार होंगे भाई? सिंपल सी बात। जैसे अब देखो छोटा सा इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे मान चलो ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन अपनी अपनी कुछ सीक्रेट्स किसके साथ शेयर करेगा? सेकंड पर्सन के साथ करेगा। ये फर्स्ट किसके साथ शेयर करेगा? फोर्थ साथ करेगा। फर्स्ट किस साथ शेयर करेगा? थर्ड साथ शेयर करेगा। और फर्स्ट किस साथ शेयर करेगा? फिफ्थ के साथ। जो पहला पर्सन है इसने बाकी सभी पर्सन से जो सीक्रेट शेयर किए हैं वो टोटल कितने सीक्रेट शेयर किए हैं? 4। अब इसी टाइप से जब दूसरा शेयर करने लगेगा तो दूसरे ने पहले के साथ तो शेयर ऑलरेडी कर लिया अपना सीक्रेट। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इस साथ शेयर करेगा। किस साथ करेगा? इस साथ करेगा। और किस साथ करेगा?
किसके साथ करेगा? ठीक। अब मान चलो, अब सेकंड पर्सन ने अपना सीक्रेट शेयर कर लिया सबके साथ। अब मान चलो थर्ड पर्सन आ गया। अब थर्ड पर्सन क्या करना चाहता है? अपना सीक्रेट है ना, जो भी इसके पास जो बात है वो शेयर करना चाहते हैं, मतलब की शेयर करना चाहते हैं। तो फर्स्ट से ऑलरेडी ये कर चुका, सेकंड से ऑलरेडी कर चुका, किस साथ करेगा? फोर्थ से करेगा। और अब मान चलो फोर्थ करना चाहते हैं, तो फोर्थ फर्स्ट के साथ कर चुका, सेकंड के साथ कर चुका, थर्ड के साथ कर चुका, किस साथ करेगा? अब फिफ्थ करना चाहते हैं, फिफ्थ सबके साथ ऑलरेडी हो चुका है, कर चुका। ठीक। अब यहाँ पे ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे सीक्रेट्स हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि जो नेटवर्क बन रहा है नेटवर्क मैश वाला बन रहा है? क्या बन रहा है? नेटवर्क मैश वाला बन रहा है। ठीक। तो यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन ये बनता है कि मान के चलो टोटल आपके पास में एन डिवाइस है, और एन डिवाइस के बीच में आपको क्या करना है? आपको सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी या फिर आपको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की सहायता से आप क्या करना है? डेटा एक्सचेंज करवाना है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ की कितनी रिक्वायरमेंट होगी? एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है जो इसके ऊपर बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये याद हो गया आपका? इसको कंफ्यूज मत होना, इसको इस क्वेश्चन को इस टाइप से याद कर लेना। ठीक है। ठीक। तो एन एन डिवाइस के बीच सिमेट्रिक की साइफर की हेल्प से डेटा एक्सचेंज करने के लिए नंबर ऑफ मतलब सीक्रेट की, सीक्रेट की नंबर ऑफ सीक्रेट्स की कितनी हो जाएंगे इसमें? कितने हो जाएंगे? एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, है ना। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक बार फिर इसमें इस टाइप से पूछ लिया था, एक बार इसी क्वेश्चन को रीजनिंग में घुमा के पूछ लिया था। तो ऊपर वाला ये डायग्राम है, इसमें कितनी की होगी आपके? इस वाले डायग्राम में कितनी की होगी? एन को कितने? 5, 5 माइनस वन कितनी? 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? कितनी हो जाएगी? 10। इसमें कितनी आ जाएगी? 10। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। जैसे रीजनिंग में सर सोल्व नहीं करवाते भाई, एक क्लास मतलब एक कोई रूम है, उसमें 5 आदमी मौजूद हैं, सबको एक दूसरे से हैंड शेक करना है, टोटल कितनी बार हैंड शेक होगा? आपको अब समझ में आता है कि रीजनिंग क्यों पढ़नी पड़ती है? फील होता है आपको रीजनिंग क्यों पढ़नी पड़ती है? ये रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आप रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप तुरंत कैप्चर कर लोगे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ज़्यादा होशियार होते हैं, आंसर सही आते हैं ऑनलाइन वालों के। क्या तुम चैट जीपीटी रखते हो साइड में? सीरियसली आप होशियार हो? एक तो कुछ ना कुछ तो है चक्कर। देखो, जैसे कई बार कहते हैं ना भाई, ऑफलाइन या ऑनलाइन में से किस मोड में स्टडी करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है? तो फिर जनरली माना जाता है ऑफलाइन मोड में स्टडी करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये सही बात भी है ना, इसमें कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। ऑफलाइन क्लासरूम का जो माहौल होता है वो एक मतलब अलग टाइप का माहौल होता है, और ऑफलाइन क्लासरूम में सिलेक्शन रेशियो भी ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू ऑनलाइन। ठीक। लेकिन ऑनलाइन क्लासरूम में अगर ऑनलाइन आपने कोर्स ले रखा है, ऑनलाइन में अगर आप कंटिन्यूसली रूटीन लाइफ के साथ अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपका ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में। जैसे जो स्टूडेंट्स ने कोर्स ले रखा है वो रेगुलर सुबह मॉर्निंग में अपने 8 बजे 8 से लेकर और 1-2 बजे तक क्लास लेते हैं, और सारी की सारी रिवीजन प्रॉपर करते हैं, सारे टेस्ट देते हैं, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आप आराम से अपने घर पे बैठ के बढ़िया मस्त खाना खा के वो पढ़ सकते हो। ऑफलाइन बस ये है कि यहाँ पे आपको एक अलग से एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, यहाँ पे एक आपका रिदम बन जाता है, एक रूटीन बन जाती है। ऑनलाइन में बेसिकली होता है क्या है कि आप कोर्स तो लेके बैठ जाते हो, है ना, हमारे पास तो पेमेंट आ जाता है आपका, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं कोर्स कभी पूरा ही नहीं कर पाते, है ना। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये फैक्ट है। इससे पहले भी जैसे बहुत बड़े बड़े बैच चलाए हमने, प्रोग्रामर का बैच चलाया था, तो हमने प्रोग्राम बैच में तो हमने लगभग मतलब करीब हमारे पास 700 के समथिंग ऐसे स्टूडेंट थे। हमने डेटा एनालिसिस करवाया था पूरा। तो आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे पास 700 ऐसे स्टूडेंट थे
जिन्होंने सिर्फ 5% कोर्स देखा था, सिर्फ 5%। अब सोच देखो कि उनको पैसा खर्च करने में क्या मजा आ रहा है। मतलब 700 स्टूडेंट थे, चलो ठीक है, हमारे पास रुपए आ गए थे, है ना, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, वो 700 में तो रुपए तक गए। लेकिन क्या ही मतलब निकले इस चीज़ का, 5% कोर्स देखना। तो ये सही नहीं होता ऑनलाइन में। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ाई कर रहे हो तो फिर रूटीन अच्छी बनाओ अपनी, प्रॉपर क्लास लो, प्रॉपर क्लास लेके रोज रिवाइज करो, अच्छे से करो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक। अब देखो, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये सारे सारे पॉइंट्स जो डिस्कशन किए थे, वो मतलब लास्ट क्लास में हमने जितने भी हमने जो पॉइंट डिस्कशन किए थे वो सिमेट्रिक की साइफर पे डिस्कशन किए थे। और सिमेट्रिक की साइफर्स के अंदर बेसिकली एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही सीक्रेट की होती है। लेकिन जो सीक्रेट की होती है ना, ये डिवाइस के बीच, जो डिवाइस के बीच होती है, इन डिवाइस के बीच हमेशा इन डिवाइस के लिए क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल की के रूप में काम आती है। ठीक। अब हमारे पास में अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कशन कर लिया था कि बेसिकली हमारे पास में जर्नल जो सिमेट्रिक की एल्गोरिथम होती है वो आपकी करेक्टर ओरिएंटेड होती है। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके करेक्टर्स डेटा को ही क्या कर पाती है, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर पाती है। लेकिन आज के दिन जो मॉडर्न जो आपका डेटा है, जिसके ऊपर हम इमेज की बात करते हैं, ऑडियो वीडियो की बात करते हैं, अगर उनको आपको एनक्रिप्ट करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडर्न साइफर पे काम करना पड़ेगा। और मॉडर्न जो साइफर एल्गोरिथम है वो सारी सारी कौन सी है, वो सारी सारी ब्लॉक साइफर है। क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा होता है बिट्स की फॉर्म में होता है, और बिट्स की फॉर्म के डेटा को आप क्या करोगे, एक नंबर ऑफ ब्लॉक्स में कन्वर्ट करोगे, और ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर क्या करोगे, उसके ऊपर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करके उसे चेंज करोगे। ठीक। तो हम आज आज की क्लास में हम सारी की सारी ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे। और हमारे पास में जितनी भी ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम है हम करते हैं मॉडर्न डेटा के लिए ना। हमारे पास में जो मॉडर्न डेटा है, मॉडर्न डेटा को हम अगर एनक्रिप्ट करने की बात करते हैं, मॉडर्न डेटा मतलब आपकी क्या हो गया, इमेज हो गया, है ना, वीडियो हो गया। ठीक। इन सभी डेटा के लिए हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम की, ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम, ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम बात करेंगे। ठीक। अब देखो, ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम के ऊपर जो जो आपके इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है उनके मैं आपको की पॉइंट्स लिखवाऊंगा, जो की पॉइंट्स एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक। और सबसे पहले हम ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम में जो पहली एल्गोरिथम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे कौन सी, फर्स्ट एल्गोरिथम है डीईएस। कौन सी है, डीईएस। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, डेटा एनक्रिप्शन, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एक एक जमाना था जिस टाइम पे ना सारी की सारी फुल फॉर्म सेपरेट याद किया करते थे बच्चे, ना, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे कंप्यूटर साइंस की सारी जो फुल फॉर्म होते हैं वो सेपरेट अलग से लिख के याद किया करते थे। आज के दिन आपको ये रिक्वायरमेंट होती है, फील करते हो आज के दिन ऐसा आप, जैसे सारी की सारी फुल फॉर्म आपने अलग से लिख लिया पूरा, है ना, 4-5 पेज भर लिए, उन फुल फॉर्म को आप हर तीसरे चौथे दिन रिवाइज कर रहे हो। ऐसा आप करना पड़ता है क्या? ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप जब पढ़ते हो, जो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो फिर वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाती है, आपको सेपरेट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक। अब देखो, अगर डीएस की बात करें तो डीएस कैसी होती है भाई, आपकी आपकी एल्गोरिथम कैसी होती है, आपकी एल्गोरिथम ब्लॉक साइफर बेस्ड होती है। यानी ये एल्गोरिथम कैसी होती है, ये ब्लॉक साइफर बेस्ड होती है। और इसको बेसिकली आईबीएम ने डेवलप किया था। ठीक। किसने डेवलप किया था इसको, आईबीएम ने, डेवलप बाई आईबीएम। आईबीएम ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक। अब देखो, यहाँ पे जो ब्लॉक साइज होता है, इसके अंदर जो ब्लॉक साइज होता है वो कितने बिट का होता है, 64 बिट का होता है। यहाँ पे जो आपकी ब्लॉक की जो साइज होती है, वो ब्लॉक की साइज होती है 64 बिट्स, 64 बिट्स का ब्लॉक होता है। अब देखो, 64 बिट्स ब्लॉक साइज का मतलब होता है कि यहाँ पे जो प्लेन टेक्स्ट होता है और साइफर टेक्स्ट होता है उसकी साइज कितनी होती है, 64 बिट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट काम में लेते हैं, यहाँ पे हम जो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट जो काम में लेते हैं, हम प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट जो काम में लेते हैं वो हम 64 बिट्स के ब्लॉक को काम में लेते हैं। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट हम 64 बिट्स को काम में लेते हैं। ठीक। अगर यहाँ पे की साइज की बात करें तो की यहाँ पे 56 बिट की होती है, सब की यहाँ पे 48 बिट्स की होती है, टोटल राउंड यहाँ पे 16 होते हैं। अगर की बात करें यहाँ पे, की साइज की बात करें यहाँ पे, तो की साइज आप कितनी होती है, 56 बिट्स की, आपकी 56 बिट्स की होती है। सब की साइज है ना, सब की साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे सब की जो होती है इसकी वो होती है 48 बिट्स की। ठीक। और यहाँ पे टोटल राउंड जो होते हैं, टोटल राउंड जो होते हैं यहाँ पे,
टोटल राउंड यहाँ पे 16 राउंड परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक, 16 राउंड यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे इस एल्गोरिथम में, है ना, इसको नीचे लिख देता हूँ ना, फिर यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की सहायता से हम एनक्रिप्ट कैसे करते हैं, एनक्रिप्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो भी डेटा होगा ना, डेटा होगा, उस डेटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के ब्लॉक्स में तोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 64 के ब्लॉक्स के अंदर उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। और 64 के ब्लॉक्स के अंदर तोड़ के, और फिर उसे क्या करेंगे हम, फिर उसे हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम इस टाइप से काम कर, देखो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है, ठीक, अब हमारे पास मान चलो कोई भी इमेज है, अब इमेज के अंदर तो क्या है, इमेज के अंदर तो बहुत सारे बिट्स अवेलेबल हैं, तो उनमें क्या करेंगे हम, 64 के बिट्स, 64 बिट्स के क्या बनाएंगे हम, ग्रुप बना देंगे। ठीक, तो 64 बिट्स का हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, एक ग्रुप बनाएंगे, और 64 बिट्स का ग्रुप बना के, और हम प्लेन टेक्स्ट के रूप में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डेटा को इनपुट देंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे हम प्लेन टेक्स्ट के रूप में, प्लेन टेक्स्ट के रूप में क्या देंगे, हम इनपुट देंगे। ठीक, अब इनपुट देने के बाद में यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे अब एल्गोरिथम की सहायता से इसको एनक्रिप्ट किया जाएगा, और एल्गोरिथम की सहायता से जब एनक्रिप्ट किया जाएगा ना, तो यहाँ पे बेसिकली जो की होती है ना, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक की है, मैं कह रहा हूँ की है, जिसमें कह रहा हूँ की कितनी है, 56 बिट की है, तो बेसिकली की यह बताती है कि आपने जो डेटा बिट्स जो है इनको किस टाइप से सफल किया है, किस टाइप से इनको क्या किया है, चेंज किया है। ठीक है, और ये एक बार नहीं करते आप, ये कितनी बार करते हो, ये आप 16 टाइम करते हो, है ना। जैसे इसके अंदर क्या हो गया, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये राउंड फर्स्ट हो गया, ठीक, स्टेप्स क्या हो गया, ये राउंड सेकंड हो गया, स्टेप्स क्या हो गया, ये राउंड थर्ड हो गया, और इस टाइप से आप कितने राउंड करते हो टोटल, 16। ठीक, इस टाइप से आप टोटल 16 राउंड परफॉर्म करते हो, 16 राउंड परफॉर्म करते हो, और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में एक 64 बिट्स, एक 64 बिट्स का क्या प्राप्त होता है, साइफर टेक्स्ट प्राप्त होता है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, प्राप्त होता है। इस टाइप से एल्गोरिथम आपकी काम करती है। अब देखो इस एल्गोरिथम के अंदर इंटरनली काम क्या होता है, वो आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम से क्या ही पूछेगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, जनरली तो इस टाइप से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में इस टाइप से ये एल्गोरिथम जो होती है ये कार्य करती है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, दाना ये साइज फिक्स होती है, फिक्स साइज चलती है ना, जैसे हमारे पास में यहाँ पे जो जो हमारे पास में ब्लॉक की साइज होती है ना, ब्लॉक की साइज 64 होती है, की साइज फिक्स होती है, राउंड फिक्स होते हैं, ये सब फिक्स होते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम का मतलब ये तो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर देते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, इसको जब हम इंटरनली इसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसको इंटरनली इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास में जो राउंड जो परफॉर्म होते हैं, देखो ये बता देता हूँ आपको ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सी गलत भी लिख दिया। ये ना, ये जो की होती है, ये अब यहाँ पे जो राउंड परफॉर्म हो रहे हैं ना, राउंड परफॉर्म हो रहे हैं, ये राउंड यहाँ पे 48 बिट से परफॉर्म हो रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होता है, उस प्लेन टेक्स्ट को जब इनपुट के रूप में देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस इनपुट को देने के बाद में ट्रांसपोजिशन करते हैं, मतलब चेंजमेंट करते हैं। और वो जो चेंजमेंट करते हैं ना, वो करते हैं मेन की से, जो 56 बिट की होती है। उसके बाद में जो राउंड परफॉर्म करते हैं ना, ये करते हैं फिर सब की से। तो ये एल्गोरिथम है जिसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, इसकी मेन की 56 बिट की होती है, इसकी सब की 48 बिट की होती है, और सब की राउंड में काम आती है, जो 16 राउंड ना उनमें काम आती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेटा का सफलिंग किया जाएगा, डेटा का बेसिकली यहाँ पे ये जो एल्गोरिथम होती है, इसके अंदर सबसे पहले ट्रांसपोजिशन होता है। ट्रांसपोजिशन भी यहाँ पे 3 टाइप से होते हैं, स्ट्रेंथ परमुटेशन होता है, कंप्रेशन परमुटेशन होता है, एक्सपेंशन परमुटेशन होता है आपका। हाँ जी, नहीं आते, नहीं आते, आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया, आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस पे ये तो इतना ईजी थोड़ी होते हैं यार। जीरो वन को ऐसे सफल करवा के पूछेगा क्या आपसे, 64 जीरो वन को लिख के आप सफल करके दिखाओगे क्या, पॉसिबल नहीं है, कर ही नहीं सकते। क्या, हाँ जी, ठीक, 48 बिट की सबकी हर राउंड के साथ परफॉर्म की जाती है।
तो देखो ये जो आपके पास में एल्गोरिथम था, इस एल्गोरिथम्स को हैक कर लिया गया था बहुत जल्दी, और इस एल्गोरिथम की जो प्रॉब्लम्स थी उसके बाद में आईबीएम ने वापस से फिर एक ट्रिपल डीईएस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया। सोच के देखो कि जो ये काम जो किया जा रहा है, ये काम किसी पर्टिकुलर डेटा को, मतलब कोई प्लेन टेक्स्ट है, मतलब एक 64 बिट का एक प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, वो 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे इस टाइप से कन्वर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे डेटा जो बन रहा है वो साइपर टेक्स्ट बन रहा है, वो इतना ईजी नहीं बन रहा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बीच में परफॉर्म की जा रही है, तब जाके बन रहा है। लेकिन उसके बाद भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, और प्लेन टेक्स्ट प्राप्त कर ली जाते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, आप सोच के देखो कि जिस इंसान ने ये एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किए उसने खूब माइंड यूज किया होगा, है ना? लेकिन जिसने इस एल्गोरिथम को तोड़ा है उसने कितना माइंड यूज किया है, वो सोच के देखो आप। भाई जिसने बनाई है उसने तो क्या कर दिया, इस एल्गोरिथम को फिक्स स्टेप्स के आधार पे एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन जिसने इसको ब्रेक किया है उसने फिर कितना माइंड यूज किया होगा, क्योंकि उसने ब्रेक किया है तो उसने हर एक किसको, पॉसिबिलिटी को चेक किया है। ब्रेक करने वाले ने हर एक पॉसिबिलिटी को चेक किया है, और हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करके उसके बाद में इस एल्गोरिथम क्या किया है, ब्रेक किया है। ठीक। अब कहोगे सर ऐसे हर एक पॉसिबिलिटी कैसे चेक होती है? हर एक पॉसिबिलिटी चेक करने का सिंपल सा मतलब है कि जब ये एल्गोरिथम्स जब काम कर रही है ना, तो इसके लिए भी प्रोग्राम बना हुआ है। सिंपल सी बात है, इस एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कैसे करोगे आप? प्रोग्राम बना के। भाई ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है, और प्रोग्राम बना के क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। तो जिस हिसाब से इसको प्रोग्राम बना के इंप्लीमेंट किया गया ना, उसी हिसाब से प्रोग्राम बना के तोड़ा जाता है। अब प्रोग्राम बना के तोड़ने का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि प्रोग्राम बना के हर एक पॉसिबिलिटी चेक कर लो। लेकिन ये आसान खेल नहीं है ये। पहली बात तो ये एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना आसान खेल नहीं है, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले तो इसको प्रोग्राम बना के इंप्लीमेंट किया गया, और तोड़ने वाले ने क्या किया, इसको फिर प्रोग्राम बना के तोड़ा भी है। थोड़ी कम सिक्योर्स मानी जाती है। तो इसके बाद में फिर नेक्स्ट आईबीएम ने एक दूसरी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर दी थी, ट्रिपल डीएस, जिसके अंदर फिर की क्या की थी, की संख्या बढ़ा दी थी, मतलब 3 की को एक साथ काम में लिया गया था। तो नेक्स्ट आपके एल्गोरिथम आती है ट्रिपल डीएस। देखो जितने भी की पॉइंट्स मैं आपको इन एल्गोरिथम लिख रहा हूँ ना, इन सभी की पॉइंट्स के ऊपर ही एग्जाम में आज तक क्वेश्चन बने हैं, और इन्हीं पे ही बन सकते हैं। इनके अलावा इन पे बनने के चांसेस नाक के बराबर है, बन ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अलावा फिर क्वेश्चंस बनने के चांस बचते ही नहीं है। इसलिए वो सारे के पॉइंट्स मैं आपको इंक्लूड करता हूँ। ठीक है। तो ट्रिपल डी में डीएस का मतलब सेम हुई, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब देखो यहाँ पे बेसिकली कैसे काम होता है। यहाँ पे आपके पास में जो आप एनक्रिप्शन करते हो, उस एनक्रिप्शन को आप क्या करते हो, 3 की सहायता से करते हो। डिक्रिप्शन वापस आपके 3 की सहायता से होते हैं। ठीक। जिसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम जो प्लेन टेक्स्ट होता है, उसमें हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होता है, उस प्लेन टेक्स्ट को फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, उस प्लेन टेक्स्ट को फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एनक्रिप्ट करेंगे। फिर उसको वापस से क्या करेंगे, हम डिक्रिप्ट करेंगे, और वापस से उसको क्या कर देंगे, वापस से हम एनक्रिप्ट कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट को प्राप्त करेंगे। ठीक। ये तो क्या होगा, ये तो फर्स्ट टाइम होगा। देखो यहाँ पे अगर बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट के रूप में क्या दोगे आप, प्लेन टेक्स्ट दोगे। आउटपुट रूप में क्या प्राप्त करोगे, साइफर टेक्स्ट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है उसको समझो। देखो आपने इनपुट के रूप में क्या दिया, प्लेन टेक्स्ट दिया, प्लेन टेक्स्ट दिया, सेम वही कॉन्सेप्ट है, 64 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक। अच्छा, उस प्लेन टेक्स्ट को सबसे पहले क्या किया गया, एनक्रिप्ट किया गया। सबसे पहले उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट किया गया, और प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करने के लिए जो की काम में ली गई, वो क्या, फर्स्ट की है, वो पहले की है, वो फर्स्ट की है। ठीक। इसके बाद इस पर्टिकुलर जो आपने जो यहाँ पे जो डेटा प्राप्त किया, एनक्रिप्ट करने के बाद जो डेटा प्राप्त किया, इस डेटा को वापस से डिक्रिप्ट किया गया। इस डेटा क्या करो, दोबारा से क्या करो, डिक्रिप्ट करो। इस डेटा को दोबारा डिक्रिप्ट करो, और दोबारा डिक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे की चेंज कर दो। अब क्या करो, दूसरी की काम में ले लो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करो, इसको वापस से क्या करो, फिर इसको एनक्रिप्ट करो, फिर इसको एनक्रिप्ट करो, और इस बार जो आप की करो वो थर्ड की लो। इसलिए इसको ट्रिपल डीएस बोलते हैं।
की कौन सी है? और उसके बाद आपके पास में क्या प्राप्त होता है? साइफर टेक्स्ट। तो ये तो काम होता है सेंडर साइड पे, ये तो काम किस पे होता है? सेंडर साइड पे। उसके बाद में रिसीवर साइड पे क्या कर जाता है? रिसीवर साइड पे जब इसमें इनपुट के रूप में जब साइफर टेक्स्ट देते हो, रिसीवर साइड पे इनपुट, रिसीवर साइड पे इनपुट क्या होता है भाई? भाई रिसीवर के इनपुट क्या मिलता है? साइफर टेक्स्ट मिलता है। तो रिसीवर को इनपुट जो साइफर टेक्स्ट मिलता है, उस इनपुट को क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? एनक्रिप्ट करोगे, डिक्रिप्ट। सबसे पहले क्या करोगे? डिक्रिप्शन करोगे। और डिक्रिप्शन किससे करोगे? पहली की से। फर्स्ट किस क्या करोगे? इसका डिक्रिप्शन करोगे। उसके बाद वापस से क्या करोगे? इसको एनक्रिप्ट करोगे। वापस क्या करोगे? एनक्रिप्ट करोगे। वापस से एनक्रिप्ट करोगे। और ये एनक्रिप्ट किससे करोगे? सेकंड की से। और फिर उसके बाद वापस से इसको क्या करोगे? वापस इसको डिक्रिप्ट करोगे। वापस इसको डिक्रिप्ट करोगे। और उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होता है। जो डिक्रिप्ट करोगे वो कैसे करोगे? थर्ड की से। और हमारे पास क्या प्राप्त होता है? प्लेन टेक्स्ट। बोलता है ना, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपका ट्रिपल डी है इसका। किसका है? ट्रिपल डी है इसका। नोट डाउन कर लीजिए, ट्रिपल डी है इसका। वही बाकी सारी चीज़ सेम है ना, बाकी सारी चीज़ के सेम है यहाँ पे। जो ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम है, इसमें ब्लॉक की साइज 64 बिट्स होती है, की साइज 56 बिट होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट सेम है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको कैसी होती है। ये आपकी ब्लॉक साइफर है। ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम है। इसमें ब्लॉक की साइज कितनी होती है? ब्लॉक साइज आपको अलग से याद करनी जाती है, सेम ही होती है, 64 बिट्स। ठीक है। की साइज कितनी होती है भाई इसमें? वही 56 बिट के ना। ठीक। लेकिन इसमें 3 की आती है काम। तो टोटल की कितनी, टोटल साइज कितनी हो जाएगी? जैसे टोटल टोटल की साइज कितनी हो जाएगी? है ना, टोटल की साइज अगर आपसे पूछ ले तो टोटल की साइज आपकी चेंज हो जाएगी। कैसे? 56 गुना 3 कितनी हो जाएगी? 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18, 100। सही बात है, 168। 168। डीएस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्या आया हुआ भी है? डीएस क्वेश्चन आया हुआ भी है डीएस पे। मेरा जो पीएचडी का टॉपिक है ना, मेरा पीएचडी टॉपिक इसी पे है, क्रिप्टोग्राफी पे। मेरी जो पीएचडी चल रही है वो इसी टॉपिक पे चल रही है, क्रिप्टोग्राफी पे। तो हम बेसिकली करते क्या है, हम जैसे मुझे कोई कुछ इंप्लीमेंटेशन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर में एल्गोरिथम को करके लगा के छोड़ देते हैं, है ना, डेटा इनपुट के रूप में देख के लगा के छोड़ देते हैं, और सुबह जाकर रिजल्ट चेक करते हैं। फिर हम लगा के छोड़ देते हैं, सुबह जाके फिर हम रिजल्ट चेक करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन चेक करने होते हैं। इनपुट के रूप में हम क्या देते हैं, जैसे हम कोई भी एक डेटा के रूप में मान चलो कोई भी एक इमेज उठा ली हमने। अब वो जो पर्टिकुलर इमेज है ना, उस इमेज पे अब जैसे मेरी पीएचडी का जो काम चल रहा है, उस पीएचडी काम पे मुझे करना क्या है। देखो जनरली जो पीएचडी होती है उस पर क्या काम किया जाता है बताता हूँ आपको। जैसे एक कोई पर्टिकुलर इमेज है, उस इमेज को मुझे क्या करना है, उस इमेज को मुझे एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके दिखाना है, और मुझे उस एल्गोरिथम से करके दिखाना है जो एल्गोरिथम या तो अभी तक इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, या फिर अगर ऑलरेडी मार्केट में इम्प्लीमेंट हो चुकी है, तो फिर मेरा रिजल्ट्स है ना, उस रिजल्ट्स में कुछ चेंज होना चाहिए। अब रिजल्ट्स में चेंज क्या हो सकता है, या तो रिजल्ट्स के रूप में परफॉर्मेंस में चेंज कर दिखाऊं, या फिर मैं क्या सिक्योरिटी में चेंज कर दिखाऊं। तो अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ, मान चलो पहले से ऑलरेडी सिक्योर है वो चीज़, है ना, पहले से ऑलरेडी इमेज है, उसके ऊपर सिक्योरिटी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट है और पहले से सिक्योर है वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर आपको चेंज करके दिखा दिया आपने, रिजल्ट्स में अगर आपने 19-20 भी चेंज कर दिखा दिया ना, तो फिर आपकी पीएचडी हो जाती है उसी टॉपिक पे। तो हमें करना क्या होता है, जो ऑलरेडी जो इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिथम है, उन सारी इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिथम को हम क्या करते हैं, हम पहले पढ़ते हैं, सारे को रीड कर लिया, कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। अब उनके जो प्रोग्राम है गूगल पे मिल जाते हैं, उठा लो उनके प्रोग्राम, आराम से मिल जाते हैं आपको। ठीक। अच्छा, अब उनको उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उनके प्रोग्राम्स में एल्गोरिथम इंप्लीमेंट की गई है, उनको हमें डेप्थ तक पढ़ना पड़ता है, हर एक स्टेप्स को देखना पड़ता है। हर एक स्टेप्स देखते हैं पूरे, ऐसे नहीं होते पूरा प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब पूरा एक पेज, मतलब पूरा एक वो बुक बन जाती है, इतना बड़ा प्रोग्राम होता है।
हर एक स्टेप्स को चेक करते हैं। अब हर एक स्टेप को चेक करते 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 उसमें चेक करते कि हम अपनी तरफ से मतलब ये और ध्यान लगाते कि इसमें क्या माइंड यूज करें कि इसमें कुछ ऐसी कोई कमी ढूंढे कि जिससे इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है और हम इसकी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर इसके अंदर कोई ऐसा सिक्योरिटी लूप होल है जिसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब वो चीज़ करने के लिए क्या करते हैं, फिर बहुत सारे पॉसिबल्स क्या करते हैं, बहुत सारे पॉसिबल्स इनपुट्स के रूप में बहुत सारे पॉसिबल इनपुट देते हैं और उनको देख के और छोड़ देते हैं। जो लैब के कंप्यूटर होते हैं उनमें लगा के छोड़ देते हैं और वो पूरी रात प्रोसेसिंग होती रहती है और सुबह जाके फिर रिजल्ट चेक करते हैं। ऐसा हमारे साथ नहीं होता, ऐसा जो बाकी जो फील्ड्स हैं, जैसे मेरे साथ दोस्त जो है फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के, उनके साथ ही होता है। जब वो सैंपल वगैरह को, जैसे कोई भी उनका सैंपल होता है, सैंपल बनाते हैं और वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, तो मशीन्स के अंदर यही होता है। मशीन्स के अंदर उस सैंपल्स को, मतलब सैंपल्स को मशीन को इनपुट के रूप में देख के और फिर उसको ऑपरेट, मतलब उसको ऑपरेट करके छोड़ दिया जाता है। कुछ कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि 3-3, 4-4, 10-10, 15-15 दिन बाद आते हैं। और जो मशीन्स होती है ना, उनकी जो कॉस्टिंग होती है, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की जो मशीन होती है उसकी, उनकी जो कॉस्टिंग होती है ना, करोड़ों में होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो कुछ मशीन ऐसे हैं जिनकी कॉस्टिंग 10-10 करोड़ तक है। हम यूनिवर्सिटी तो अफोर्ड नहीं कर सकती, बिक जाएगी पूरी यूनिवर्सिटी, अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि वो मशीन है ना, वो इसलिए 10 करोड़ रुपए की है कि उनके अंदर जो सिस्टम लगे हुए हैं। आप सोच देखो, एक बार एक दोस्त बता रहा था फिजिक्स वाला कि पता नहीं 1600 डिग्री सेल्सियस तक हीट होते हैं, मतलब 1600 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके और फिर कुछ चीज़ चेक करना था उसको। 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसको कहते हैं, वो टेम्परेचर पैदा करना मशीन्स के द्वारा। ठीक, और फिर सारी चीज़ क्या होती है, सारी चीज़ ऑटोमेशन से होती है, सारी चीज़ जितनी भी चीज़ चलती है सब ऑटोमेशन चलती है। तो इसलिए रिसर्च जो की जाती है वो अच्छी, जो कहते हैं ना कि भाई पीएचडी कर रहे हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट यही मिलता है क्योंकि वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद है, सारी मशीनरी आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिकल करने के लिए। नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज़ करने जाओगे ना, वहाँ पे मशीनरी नहीं मिलती है। फिर करना क्या होता है, आपको सैंपल कहाँ पे लेके जाना पड़ता है, उन यूनिवर्सिटी में लेके जाना पड़ता है जहाँ मशीन मौजूद है। लेकिन उनमें क्या, नंबर लगाओ अपना। कई बार जैसे हमारे पास अब भी फ़ोन आ जाता है कि यार सर, आ जाता है कि यहाँ से इस यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ और वो एक सैंपल है ना, उसको सैंपल जो है उसको चेक करना है, तो वो लगाओ जाएगा जुगाड़। अब अगर जर्नल, नॉर्मली अगर एक प्रोसेस से अगर आप सैंपल चेक करवाने जाओगे ना, तो 6 महीने से पहले आपको नंबर नहीं आएगा, ये फिक्स है। अगर प्रोसेस के थ्रू अगर आप सैंपल चेक करवाने जाते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, 6 महीने से पहले आपका नंबर आएगा ही नहीं। और जरूर नहीं है 6 महीने में सैंपल में नंबर आए, क्यों, क्योंकि मशीन खराब हो जाती है। और एक बार अगर मशीन खराब हो गई ना, तो 3 महीने से पहले मशीन ठीक नहीं होगी। अगर बाई चांस मशीन खराब हो गई तो 3 महीने से पहले ठीक नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मशीन को ठीक करने वाला जो इंजीनियर आता है ना, वो भी लगभग बाहर से आता है। अब उसके लिए मेल डाला जाएगा जिस कंपनी ने वो मशीन दी है, फिर वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने वही लगभग इंजीनियर बाहर के होते हैं, तो कंपनी क्या करेगी, इंजीनियर भेजेगी, उसमें उस प्रोसेस में 3 महीने लग जाते हैं। ऐसे सिस्टम होता है। बट हाँ, अच्छी जो यूनिवर्सिटी जैसे आईआईटीज है, आईआईटीज के अंदर सबसे सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात है उनके पास सारी की सारी वो मशीन्स हैं, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। एक एक अपने जैसे बात करें कि अपने मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक मशीन आती है फिजिक्स में, तो वो राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो पूरे राजस्थान के जो बच्चे हैं ना, हरियाणा में तो है ही नहीं वो। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान पड़ोसी राज्य कौन, हरियाणा में नहीं है। ठीक, राजस्थान में सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा फिर आईआईटी दिल्ली में है। अब वो कहते हैं कि वो उसमें उसके जो सैंपल चेक है ना, वो सारे राजस्थान के बच्चे वहीं चेक करवाते थे। अब वो मशीन लगभग 6 महीने से खराब पड़ी है। अब अगर सैंपल चेक करो ना, तो कहाँ पे जाओ, तो आईआईटी दिल्ली जाओ, या फिर अपना कोई सही जैक जुगाड़ है तो फिर बाकी जो आईआईटी है जिनमें मशीन है उनमें चेक करो, क्योंकि उस मशीन की कॉस्ट ही 10 करोड़ रुपए। तो भाई गवर्नमेंट हर एक यूनिवर्सिटी को मशीन दे नहीं सकती। और जहाँ पे देती है, तो उसके बाद में फिर जो ऑपरेट होते समय अगर उसमें दिक्कत हो गई तो फिर वो फिर गुम हो गई दिनों तक। ये कंडीशन होती है। लेकिन रिसर्च के रूप में अगर अदर यूनिवर्सिटी की बात करोगे, अदर कौन सी, जैसे यूएस वगैरह की यूनिवर्सिटी की बात करोगे ना, तो वो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हर एक मशीन अवेलेबल है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है मशीन मशीन अगर आपकी बेकार होगी तो ऐसा नहीं होता 6-6 महीने काम नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ पे तुरंत मशीन ठीक हो जाती है। एक नहीं है, बहुत सारी मशीन है, क्योंकि उनके पास फंड ही दुनिया भर का है। उनके पास इतना फंड आता है, इतना फंड आता है रिसर्च के नाम पे, कि वो आराम से बहुत अच्छी अच्छी मशीन परचेज कर सकते हैं और बहुत खूब खूब अच्छी कीमतों की मशीन परचेज कर सकते हैं। इंडिया में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर आपको कोई बड़े लेवल की अगर मशीन परचेज करनी है ना किसी यूनिवर्सिटी को, तो उसके लिए बहुत जैक जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो परचेज होती है। और परचेज होने के बाद वो खराब हो गई तो फिर गए काम से, फिर वो ठीक नहीं होने वाली। इसलिए रिसर्च के मामले में इंडिया थोड़ा सा क्या,
पीछे कहते हैं ना R&D सबसे कम, जो R&D जो होती है, रिसर्च डेवलपमेंट जो होता है, वो सबसे हाई लेवल और सबसे टॉप लेवल का कहाँ होता है? अमेरिका में। अभी जैसे एक मैंने किस्सा सुनाया था ना कि सबसे बड़ी जो आज के दिन जो कंपनी है, एप्पल, है ना? एप्पल कंपनी भाई, मार्केट्स में एप्पल कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप सब जानते हो। अब एप्पल कंपनी ने सोचा क्यों ना मैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कार बना दूं। एप्पल कंपनी ने दिमाग लगाया क्यों ना हम दूसरे फील्ड में उतर जाएं और इलेक्ट्रिक कार बना के दे दें मार्केट में। तो इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए एप्पल ने 86,000 करोड़ रुपए R&D में खर्च कर दिए। कितने? 86,000 R&D में लगा दिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऊपर उठा दिए, भाई हमसे पार नहीं पड़ेगी, हमसे कार नहीं बनेगी। तो सोच देखो, 86,000 करोड़ रुपए खर्च कर देना और उसके बाद भी उस प्रोजेक्ट पे सक्सेस नहीं मिलना। उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, उसको साइड कर दिया, बोला हमारी पार नहीं पड़ेगी, हम इस कार को लॉन्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी R&D करने के बाद में वो जो कार लॉन्च करते ना, उसकी कॉस्ट इतनी होती कि बाकी कंपनी कार की कंपेरिजन में डबल कॉस्ट होती है। सेम पिक्चर कॉस्ट, सेम पिक्चर्स और डबल कॉस्ट की कार कोई नहीं परचेज करेगा। तो इसलिए फिर क्या, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया ही नहीं, बंद ही कर दिया, उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया एप्पल ने। तो R&D पे कई बार क्या होता है, बहुत सारे रुपए खर्च करने के बाद में R&D पे कई बार प्रॉब्लम भी आ जाती है। लेकिन R&D अच्छे लेवल की करने से बेनिफिट होता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा। जैसे एप्पल है, एप्पल अपना जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जैसे अभी iPhone 17 लॉन्च किया, इसका 1 साल तक पूरा R&D चलता है। और एप्पल की, है ना, एप्पल की जो डिजाइनिंग टीम है ना, अब सोच देखो, एप्पल का iPhone 17 जो एप्पल का जो मोबाइल है, आपको क्या लगता है उसमें क्या ही चेंज करके दिया होगा डिजाइन में? क्या ही चेंज करके दिया होगा? हजारों एम्प्लॉय ने 1 साल मिलके ये डिजाइन बनाया है। हजारों एम्प्लॉय ने 1 साल मिलके डिजाइन बनाया है और पूरा मार्केट का सर्वे किया है कि किस एज की गर्ल्स को किस टाइप की डिजाइन पसंद आती है, किस एज के बॉयज को किस टाइप की डिजाइन पसंद आती है, कैसी डिजाइन ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और उसको उसको करने के लिए पूरी एक टीम बैठी पड़ी है। और एक दो एम्प्लॉय नहीं है, हजारों एम्प्लॉय है। उनका सिर्फ काम इतना सा है कि 1 साल के अंदर क्या करना है, एक मोबाइल के डिजाइन तैयार कर देना है, बस इतना सा काम है। और तब जाके, और वो मोबाइल के डिजाइन तैयार होते हैं, तब जाके आईफोन का नया मोबाइल लॉन्च होता है। अब सोचते हो ना कि इतना आईफोन का जो नया मोबाइल जैसे 17 लॉन्च हुए हैं, इतनी कॉस्टली क्यों है? भाई उनकी R&D की कॉस्टिंग है ये, मोबाइल की कॉस्टिंग नहीं है। अगर रियल में बात करोगे ना, आपके मोबाइल जो 1.5 लाख का मोबाइल आता है, वो मोबाइल की कॉस्टिंग थोड़ी चल रही है, वो तो R&D की कॉस्टिंग चल रही है जो की गई है। और वो 1 साल तक इतने सारे एम्प्लॉय द्वारा की गई है। आपको पता है एप्पल के जो एम्प्लॉय, फिर उनकी सैलरी लाखों से कम है नहीं, तो वो सबकी कॉस्टिंग निकालेंगे ना। ऐसा थोड़ी सैलरी, मतलब उनको सैलरी फ्री में दे देंगे, मोबाइल से कॉस्टिंग नहीं निकाल रहे, वो कॉस्टिंग इन्हीं में से निकालते। बट लोग इतने दीवाने एप्पल के कि जिस दिन मोबाइल लॉन्च होता है उसी दिन वो क्या कर लेते हैं, उसी दिन सारा रिकवरी कर लेते हैं, एक दिन में ही। कितने, आप अभी तो iPhone 17 का प्रोडक्शन पहली बार इंडिया में हुआ है ना, ओनली फॉर 17 हुआ था ना। आईफोन का प्रोडक्शन इंडिया में होना स्टार्ट हो गया, पता है आपको ये चीज़? आईफोन जो 17 है उसका, क्या कह रहे हो? 17 जो है उसका प्रोडक्शन शायद इंडिया में हुआ है। जैसे मैक्सिमम आईफोन का प्रोडक्शन कहाँ से होके आता है? कहाँ पे होता है? चाइना, है ना? ज़्यादातर जो आईफोन का प्रोडक्शन होता है वो चाइना से होके आता है। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? चाइना से प्रोडक्शन क्यों कहता है? लेबर सस्ता है ना, लेबर सस्ता है। और वहाँ पे बेसिकली क्या है, जब चाइना में जब कोई भी चीज़ डेवलप होती है ना, तो कम कॉस्ट में डेवलप हो जाती है, कम कॉस्ट में डेवलप हो जाती है। लेकिन अभी थोड़ा बाहर तो चाइना के रिश्ते रिश्ते इतने अच्छे नहीं है, वो अलग बात है। मतलब सॉरी, अमेरिका और चाइना के रिश्ते इतने अच्छे नहीं है। लेकिन वो अलग बात है, अमेरिका की भारत के साथ भी अच्छे नहीं है। लेकिन iPhone 17 भारत में जरूर बनाए। ओके, चलो नेक्स्ट एल्गोरिथम बात करते हैं। तो हमारे पास ये जो एल्गोरिथम थी, ये डीएस का ही एक एडवांस वर्जन था, जिसको हम कह रहे हैं ट्रिपल डीएस। और ट्रिपल डीएस के अंदर बेसिकली यहाँ पे कुछ चेंज नहीं था, चेंज इतना सा था कि की यहाँ पे एक जाता है, की यहाँ पे क्या एक जाता है। फिर नेक्स्ट जो एल्गोरिथम आते हैं वो होते हैं एईएस। देखते हैं एईएस। एईएस का मतलब क्या होता है? एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसकी की पॉइंट लिख लेते हैं। देखो, अगर इस की पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले वही ब्लॉक साइफर बेस्ड होती है ना, तो आपको इसको की पॉइंट ध्यान रखना है। पहली ब्लॉक साइफर बेस्ड एल्गोरिथम है।
ब्लॉक साइफर बेस्ड एल्गोरिथम होती है, ठीक है, ब्लॉक साइफर बेस्ड होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे जो ब्लॉक की साइज होती है 128 बिट। जब ब्लॉक की साइज होती है वो कितनी होती है, 128 बिट होती है, ठीक। फिर यहाँ पे अगर की साइज की बात करते हैं, यहाँ पे 3 की होती है, देन 128, 192 और 256। 128 बिट, 192 बिट्स और 256 बिट्स, ठीक। और इन्हीं इन्हीं की के बेस पे यहाँ पे जो राउंड परफॉर्म की जाती है अलग अलग परफॉर्म की जाती है। अगर यहाँ पे राउंड की बात करें, तो इसके लिए 10 राउंड परफॉर्म होते हैं, इसके लिए 12 राउंड परफॉर्म होते हैं, इसके लिए 14 राउंड परफॉर्म होते हैं, ठीक। तो भाई आपको अगर सिक्योरिटी कम चाहिए तो 128 बिट की काम ले सकते हो, और सिक्योरिटी हाईएस्ट चाहिए तो 256 बिट की काम ले सकते हो, है ना। जितनी ज़्यादा की साइज आप बढ़ाते जाओगे, जितने ज़्यादा राउंड बढ़ाते जाओगे, उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड कम होती चली जाएगी, ठीक। और एईएस एल्गोरिथम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए इस एल्गोरिथम को बहुत ज़्यादा काम में नहीं लिया गया। फिर उसके बाद में एक नई एल्गोरिथम भी लॉन्च की गई, और वो थी IDEA, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेटा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, जो आज के दिन भी काम में आती है। ठीक। अब इस एल्गोरिथम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस एल्गोरिथम को जो लॉन्च किया था ना, उस लॉन्च करने के बाद में एल्गोरिथम ने जब काम करना स्टार्ट किया तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो की थी ना वो भी अलग अलग साइज की थी, और अलग अलग साइज की के बेस पे इसकी जो प्रोसेसिंग तो बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए इस एल्गोरिथम बहुत कम काम में लिया गया। उसके बाद में एक नेक्स्ट एल्गोरिथम आई जो एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम थी, जिसको आज के दिन हम स्टैंडर्ड काम में लेते हैं, और वो कौन सी है? IDEA। IDEA फुल फॉर्म क्या होती है भाई? इंटरनेशनल डेटा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेटा एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है। अगर इसकी बात करें, आप इनके पॉइंट्स की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली हम किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। एक तो सेम वही कहानी, ब्लॉक साइफर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? ब्लॉक साइफर बेस्ड है। कितनी होती है ब्लॉक साइज, कितनी होती है इसकी? जो ब्लॉक साइज होती है इसकी वही 64 बिट्स होती है। की साइज जो होती है यहाँ पे जो की साइज होती है वो की साइज होती है 128 बिट। की साइज इसमें होती है 128 बिट। इसके राउंड यार फिक्स नहीं बताए गए ना, राउंड इसके फिक्स नहीं बता रखे, तो मैं नहीं लिखवा रहा। और इसको फिर ये लिख लीजिए, ये है स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है जिसे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है जिसे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए काम में लिया जाता है। देखो IEEE स्टैंडर्ड के 802.11 के जो डिफरेंट स्टैंडर्ड है ना, वो याद कर लेना। डिफरेंट स्टैंडर्ड याद कर लेना कौन कौन से है ना, तो लिखवाया था ना कल, वो याद कर लेना, ठीक है भाई। देखो ये जितनी भी एल्गोरिथम थी ना, ये सारी सारी एल्गोरिथम की सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बेस्ड थी। अब हम नेक्स्ट एल्गोरिथम बात करेंगे एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पे ना। तो नेक्स्ट आप बात करेंगे एसिमेट्रिक, जो कल की क्लास में देख लेंगे, ठीक।
तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली हम बात करेंगे कि हमारे पास वहाँ पे की पेयर होगा, और की पेयर क्या होगा, एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी। पब्लिक की नाम से पता लग रहा है, ऐसी की जिसे नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है, और प्राइवेट की क्या होगी, कॉन्फ्रेंस की होगी जिसे नेटवर्क में शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उस एल्गोरिथम को क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, और उसी एल्गोरिथम बेस पे हमारा डिजिटल सिग्नेचर ऑपरेट होता है। आज दिन होता है ना, जैसे आप नाम डिजिटल सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचर आपका उसी एल्गोरिथम पे बना हुआ एक कॉन्सेप्ट है, जिसको भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।